अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया इज जस्ट अ फीचर। ठीक है, अब इधर द इंसुलिन इज़ नॉट सिंथेसाइजिंग, ठीक है, और इधर द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ना, या मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, ये एक चीज़ नहीं होती कि आप बोलो कि सिर्फ आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया तो आप उसको डायबिटीज़ कहोगे। ठीक है, डायबिटीज़ हमारे पास ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं? या तो इंसुलिन बन नहीं पा रही होती क्योंकि बीटा सेल्स नहीं होते, और या तो इंसुलिन जो है अपने रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर पा रही होती। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं, हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। ठीक है, अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 का डिफरेंस कर लेते हैं ना। टाइप 1 जो होता है ना, ये हमारे पास सडन ऑनसेट होता है, ये हमारे पास ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ये हमारे पास होता है बच्चों में, ये हमारे पास होता है ओल्ड एज में, ये होता है नॉर्मल टू थिन लोगों में, ये हमारे पास होता है ओबीज लोगों में। ठीक है, फिर इसमें कीटो एसिडोसिस जो है ना, वो हमारे पास कॉमन होती है। ठीक है, और इसमें कीटो एसिडोसिस जो होती है बहुत ज़्यादा रेयर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होते हैं ना, वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़। ठीक है, अच्छा, अगेंस्ट द बीटा सेल्स ना, और इसमें नहीं बनती। ठीक है, इसमें एचएलए एसोसिएशन होता है, इसमें नहीं होता। ये ट्विंस में प्रिवेलेंस इसकी जो है वो 50% है, इसमें 90% है, और इसकी प्रिवेलेंस जो है वो 10% है टोटल, और इसकी 90%। लाइक वर्ल्ड में हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास एक क्लासिकल ट्रायड होता है डायबिटीज़ के लिए: पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। ठीक है, बंदे को सबसे पहले यूरिन ज़्यादा आ रही होती है, यूरिन ज़्यादा आ रही होती है तो उसकी वजह से उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है और उसे भूख भी ज़्यादा लग रही होती है। ठीक है, इसके अलावा भूख लगती है, क्यों लगती है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत फटीक और एनर्जी उसमें नहीं होती, कमज़ोर होता है, थका आ रहा होता है। इसके अलावा ब्लड विजन होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है ना। देखो, टाइप 1 में हमारे पास पेशेंट जो होता है ना, उसको कॉन्स्टेंटली भूख लग रही होती है। ठीक है, उसका वेट लॉस हो रहा होता है और बेड वेटिंग, रात को पेशाब कर लेता है और पता नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, टाइप 2 में क्या होता है ना, टाइप 2 में बेसिकली हमारे पास, देखो, सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। पाँव में हमारे पास जो है वो फंगस वगैरह, जैसे एक्जेमा वगैरह होता है, वो निकल आता है। फिर उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, वॉन्ड की हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस वगैरह होती है फीट्स और हैंड्स में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डायबिटीज़। ठीक है, सबसे पहले है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कौन कौन से टेस्ट हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना, वो जो मेन टेस्ट है ना, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, फिर रैंडम ग्लूकोज लेवल, फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास है HbA1c। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ और ऑटो एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इंटेस्टिशियल कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इंटेस्टिशियल मतलब स्किन पे आप लगा देते हो, एक मॉनिटरिंग डिवाइस होती है, छोटी सी स्क्वायर टाइप होती है। ठीक है, वो आप लगा देते हो तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, तो ये आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। ठीक है, और एक दो और चीज़ें रह गई हैं, सॉरी। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास एक चीज़ होती है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड का लेवल हम लोग ब्लड में देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा ना, ठीक है, मतलब इंसुलिन बॉडी में जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मतलब कि आपको प्रो इंसुलिन ज़्यादा इंसुलिन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सी पेप्टाइड का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हमने कर लिया, अब आते हैं क्राइटेरिया पे। ठीक है, अब क्राइटेरिया में देखो, सबसे पहले ये चार चीज़ें, ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड HbA1c। ठीक है, अब देखो, फास्टिंग नॉर्मल कितना होता है, 80 to 100 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, mg पर डेसीलीटर। अगर पेशेंट का 100 से 125 के बीच में होगा, बेसिकली 101 से 125 के बीच में होगा, तो उसको हम प्री डायबिटिक कहेंगे। 126 एंड अबव को हम लोग डायबिटिक कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं रैंडम पे। ठीक है, रैंडम और OGTT का एक ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखो, रैंडम में हमारे पास अगर 140 से कम होगा तो वो नॉर्मल होगा, 141 से लेकर 199 तक हमारे पास जो है वो प्री डायबिटिक, और 200 अबव जो होगा वो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होगा। फिर HbA1c की बात करते हैं, 5.7 से कम है तो मतलब प्री नॉर्मल है। ठीक है, 5.7 से 6.4 के बीच में प्री डायबिटिक, और 6.5 एंड 6.5 अबव,
अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारा HbA1c की जो डायबिटिक वैल्यू है वो 6.5 है, ठीक है। अब आते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट जो है ना आपसे इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इसका जो है ना अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि OGTT कैसे करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसको मैंने ना 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली 3 स्टेप्स नहीं होते, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको 3 स्टेप्स में याद रख लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने कार्बोहाइड्रेट अनरेस्ट्रिक्टेड डाइट पेशेंट को कहनी है कि जो खाना है तुमने खाओ 3 दिन तक, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल जो आप खाते हो ना, चावल हो गई, रोटी हो गई, गोश्त हो गया, जो आपका नॉर्मल डाइट होती है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बस आप उसको ज़्यादा दे दो तो भरना शुरू कर दे, लेकिन आप उसको कहते हो अपनी नॉर्मल डाइट जैसे घर में बाकी सब खा रहे हैं वैसे ही खाओ, ठीक है, 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद चौथे दिन मरीज़ जो है वो आपके पास क्लिनिक में आएगा, ठीक है। अब जो चौथे दिन आपने उसको बताना है कि जिस दिन चौथे दिन तुम क्लिनिक आओगे तो उसमें तुम्हारा 8 घंटे का रोज़ा होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह के 8 बजे आए हो तो सही है, 8 बजे आए हो तो रात के 1 बजे से आपका रोज़ा होना चाहिए कि आपके 8 घंटे पूरे हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास इसके बाद हम पेशेंट जब आ जाएगा उसको हम लोग 30 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आया होगा तो उसका स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होगा। वो उसको हम कहेंगे ज़रा आराम से बैठ जाओ एक साइड पे, ठीक है। और उसको आपने बोलना है कि टेस्ट के दौरान आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। और अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्लड का सैंपल ले लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो है वो ब्लड का सैंपल ले लेंगे और उसमें हम लोग ग्लूकोज का लेवल देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज दे देंगे, ठीक है, और 2 घंटों के लिए वेट करेंगे। फिर उसके बाद अगेन हम लोग जो है ब्लड का सैंपल ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 विच इज़ द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमारे पास OGTT, अगर पेशेंट को OGTT नॉर्मल जो है ना हमारे पास नॉर्मल कितनी होनी चाहिए हमारी, 140 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और प्री डायबिटिक जो है 140 से 199, और डायबिटीज़ कंफर्म करनी है तो वो तकरीबन मैंने आपको बताया था ना वो आपकी 200 अबव होनी चाहिए, तो 200 अबव होगी डायबिटिक को आपने बताने के लिए, ठीक है। और फास्टिंग जो होगी वो आपकी 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है, इक्वल और ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर द डायबिटीज़, ठीक है। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें ना तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है फॉर एग्जांपल पेशेंट की जेनेट फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के माँ बाप को है तो उसके बच्चों में भी डायबिटीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई म्यूटेशंस हुई हैं उसके बाद आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, एक बंदे की फिजिकल एक्टिविटी कम है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है। उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो खाना बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, ओबीज़ है। इसके अलावा एथनिसिटी आ जाती है, जो अमेरिकन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, या हमारे पास जो एशियन अमेरिकन हैं, और जो हमारे पास नेटिव अमेरिकन वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें भी हमारे पास लातिनोस वगैरह में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा गेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी है उसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, PCOS की वजह से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अब हम ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करवाना है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करवाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो है अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा तो आपने इंसुलिन दे देनी है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आप सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कराओ, फिर ओरल एंटी डायबिटिक दे दो। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर आप सवेयर केसेस में इंसुलिन पे जाते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका वेट जो है ना नॉर्मली कितने के बीच में आपने पेशेंट को कहना है लेकर आओ, 8.5 से लेकर 24.9, ठीक है, इसमें आपने लेकर आना है। उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट उसकी 50% उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15% प्रोटीन होना चाहिए, 35% फैट होना चाहिए, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं वो 5 पोर्शंस होने चाहिए, ठीक है। पेशेंट को आपने कहना है कि आपने एक्सरसाइज अच्छी रखनी है, आपने जो है वो अल्कोहल वगैरह नहीं पीना, सही है। फिर इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आपने एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए अस्पताल आते रहना है, ठीक है। आंखों का चेकअप करवाना है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल हो गया, आपका न्यूरोलॉजिकल, आपकी RFT वगैरह हो गई। इसके अलावा आप स्ट्रोक, MI, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, इन चीज़ों को भी चेक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। अब ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग जो है ना ये सबसे पहले हम नेम्स कर लेंगे और फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास सोबी मैक थी, अल्फा DPD
कॉर्ड्स, ठीक है। अब सोबी से हमारे पास एस से हमारे पास आएगा सल्फोनाइल यूरिया, इसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज स्ट्रोब्यूटामाइड एंड सेकंड जनरेशन इज ग्लिमिप्राइड एंड ग्लिपिजाइड, ठीक है। फिर हमारे पास बी, सो बी है ना, तो बी से हमारे पास आएगा बाइग्वानाइड जिसमें आता है मेटफॉर्मिन विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं मैक्स से मैग्लिटिनाइड आ जाएगा जिसमें रापाग्लिनाइड आ जाएगा। फिर थाइजोलिडीन ड्रायोन आ जाएगा जिसमें हमारे पास पेग्लेटाजोन आ जाएगा। फिर एक कार्बोज इनहिबिटर्स है जिसमें हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है जिसमें एक कार्बोज आ जाएगा। फिर DPD है जो डी फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है जिसमें नाल्थिग्लिनाइड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास गॉड्स है ना, तो जी से हमारे पास GLP-1 एनालॉग्स होंगे जिसमें एक्जेनिटाइड आ जाएगा। फिर DPP-4 इनहिबिटर्स होंगे जिसमें सीताग्लिप्टिन आ जाएगा। अदर में हमारे पास प्रामलिनटाइड आ जाएगा और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो होता है उसके इनहिबिटर्स होते हैं ना, एंटागोनिस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास काना ग्लीफ्लोजिन और डापा ग्लीफ्लोजिन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं भी समझाऊंगा तो इजीली आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। या आप लोगों ने खुद बनाना है तो आप बना लो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास ना, सबसे पहले ये हमारे पास है स्टमक, ये हमारे पास है ड्यूडेनम, मसल, एडिपोज टिश्यू, लिवर, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने आपको बताई थी विच वॉज बाइग्वानाइड जिसमें मेटफॉर्मिन आ रहा था, ठीक है। अब बाइग्वानाइड का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, एक तो ये हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराता है, मतलब कि ये इंसुलिन जो होता है अपने रिसेप्टर पे काम करता है और इजीली हमारे पास ग्लूकोज को इंटर करवा देता है, ठीक है, अपने स्पेसिफिक एरियाज तक, ठीक है। अब ग्लूकोज की अपटेक हो गई है, वो लिवर तक पहुंच गया है, ठीक है। इसके अलावा बाइग्वानाइड का ये काम होता है कि ग्लूकोज की पोलिमराइजेशन मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो इंक्रीज़ कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है उसको रिड्यूस करता है, मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को कम करता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस को ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये होता है ना, जो बाइग्वानाइड है ना, ये हम लोग रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट को नहीं देते क्योंकि इसकी जो हमारे पास वो होती है ना एक्सक्रीशन होती है, ये हमारे पास किडनी से होती है, तो किडनी का अगर किसी को मसला होगा तो हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये बाइग्वानाइड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स, ठीक है। अब इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स में सल्फोनाइल यूरिया आ जाता है। सल्फोनाइल यूरिया का बेसिकली काम क्या होता है कि ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन की रिलीज़ को ज़्यादा करवाता है, ठीक है। लेकिन इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक ये वेट गेन करवाता है और एक ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आते हैं हम लोग थाइजोलिडीन डायोन, ठीक है। थाइजोलिडीन डायोन बेसिकली हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करवा के उसकी जो है ना एडिपोज टिश्यू में उसकी बेसिकली क्या करते हैं इंसुलिन की वो करवा के और जितना भी आपका ग्लूकोज होता है वो फैट्स में कन्वर्ट होकर और एडिपोज टिश्यू में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। फ्री फैटी एसिड्स का लेवल कम करा देता है और एडिपोनेक्टिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा करवा देता है ताकि हमारे पास फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाए बॉडी में, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं GLP-1 एनालॉग, ठीक है। GLP-1 एनालॉग जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास जो GLP होते हैं ना दैट्स इनक्रेटिन, ठीक है। अब इनक्रेटिन का बेसिकली फंक्शन ये होता है ना कि है हमारे पास ये एज अ ग्लूकोगॉन एक्ट कर रहा होता है, मतलब कि आपके एक तो ये हमारे पास जाएगा पैंक्रियास पे, इंसुलिन की रिलीज़ ज़्यादा करवा देगा, ठीक है। अब इंसुलिन की जब रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन लिवर पे जाके इंसुलिन के जो आपके अपने फंक्शंस होते हैं ना, एनाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो करेगा। ब्रेन पे इसका इफेक्ट आता है, तो ब्रेन पे ये क्या करता है कि ब्रेन पे ये हमारे पास जो आपकी सेटाइटी है ना उसको कम कर देता है, ठीक है। एपिटाइट आपका कम कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली भूख नहीं लगती, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो तो GLP-1 अनलॉक का ये काम होता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स, ठीक है। अब GLP-1 का बेसिकली काम ये होता है ना कि वो हमारे पास मैंने आपको बताया कि इंक्रेटिन जैसे है ना, ठीक है। तो उसका यही फंक्शन होता है कि वो आपकी ये सारा कुछ काम करेगा, ठीक है। अब DPP-4 का बेसिकली काम ये होता है कि वो GLP-1 को ब्रेक डाउन करे। अब DPP-4 इनहिबिटर्स दे देंगे तो GLP-1 अपना अच्छे से काम कर पाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट जो होगा उसको भूख भी नहीं लगेगी और उसका ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स का बेसिकली एक कार्बोज है, वो क्या करते हैं कि वो आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम करवा देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंसुलिन पे, ठीक है। इंसुलिन में हमारे पास जो है ना वो 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स में कौन से हैं, रैपिड एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है,
इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। अब रैपिड एक्टिंग में हमारे पास लिस्पोएस्पार्ट आ जाता है, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आ जाता है, ठीक है, विच इज़ अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में हमारे पास NPH एंड लेंटी आ जाती है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास सबसे पहले बोवाइन अल्ट्रा लेंटी आ जाती है और फिर इंसुलिन एनालॉग्स हैं जिसमें लार्जाइन और डिटरमाइन आ जाता है, ठीक है। फिर इनके हमारे पास वो है ना कि इनकी ऑनसेट कितने टाइम में होती है और इनकी पीक कब तक आती है, ठीक है। और इवन जो हमारे पास वो है डेविडसन है, उसमें इसकी जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले रैपिड एक्टिंग जो होती है वो 30 मिनट्स में अपना काम करना शुरू करा देती है। उसकी पीक जो होती है तकरीबन 2.5 घंटे में इसकी पीक आ जाती है, 2.5 आवर्स में, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं ये हमारे पास इस तकरीबन 60 मिनट्स में इनकी ऑनसेट हो जाता है और 4 घंटों में इनका काम पूरा पीक आ जाती है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं 1 से 3 घंटे में ऑनसेट होता है और 3 से 8 घंटे में इसकी पीक आती है, ठीक है। फिर लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं वो 2 से 4 घंटे में इसकी ऑनसेट होता है और 6 से 12 घंटे में इसकी पीक आती है। और जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में बोवाइन टाइप थी, ठीक है। अब इंसुलिन एनालॉग्स होते हैं 1 से 2 घंटे में इसकी जो है ऑनसेट होती है और इसकी पीक वीक नहीं होती है, पूरा दिन आपका काम करता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द डायबिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे विच इज़ द कीटोएसिडोसिस एंड आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।